गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ऊपर। तो आप देखना किस तरीके से होता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये रहेगा इस फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले एनोटेट कर लेता हूँ उससे। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मोहित लर्न एवरी लेसन क्विकली बाय लेक्चर मेथड। ठीक है, तो मोहित है एक स्टूडेंट जो क्या कहते हैं क्विकली किसी भी लेक्चर को किसी लेसन को पढ़ पा रहा है लेक्चर मेथड से, और रोहित अंडरस्टैंड कर रहा है ईच लेसन को बाय कोलैबोरेटिव लर्निंग से। तो दिस इज द डेवलपमेंट प्रिंसिपल किसका है? इंटर रिलेशनशिप का, इंडिविजुअल डिफरेंस का, जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल। तो गाइज बेसिकली आपको थोड़ा सा यही देखना है। दो स्टूडेंट की पहले तो यहाँ बात चल रही है मोहित रोहित की। तो ये है। अब उसके बाद ये है कि मोहित जो है वो बहुत जल्दी सीख रहा है लेक्चर मेथड से, रोहित सीख रहा है एक एक लेसन करके पर कोलैबोरेटिव लर्निंग से, यानी कि जब मिलके पढ़ रहे हैं उसमें। ठीक है। तो यहाँ पे गाइस क्या हो गया ना, आप दोनों का रेट देखो, समझने का बहुत अलग है ना। कोई बहुत जल्दी समझता है, कोई थोड़े किसी को दूसरा पैटर्न लग रहा है। तो गाइस ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिविजुअल डिफरेंस। क्योंकि हर किसी का अपना अपना पढ़ने का तरीका है। हो सकता है आपको एक बारी में चीज याद हो जाती हो और किसी को ऐसा हो कि 5 बार लिख करके याद होती हो। तो अपना अपना पैटर्न है। ये वाली बात हो गई है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है अ टीचर यूज्ड सैंड ट्रेस। एक टीचर ने सैंड ट्रे यूज किए, फिगर पेंट्स यूज कर रहे हैं, पजल मटेरियल यूज कर रहा है इन टीचिंग टेक्टाइल लर्नर्स। हियर ही फॉलोड, मतलब क्या उन्होंने फॉलो किया? मल्टी कल्चरल अप्रोच, मल्टी सेंसरी, ऑब्जर्वेशनल, इंटीग्रेटेड। तो गाइज ये ना कि डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रहे हैं, मटेरियल यूज किए गए हैं पढ़ाने के लिए कोई चीज, है ना। और टेक्टाइल मतलब कुछ ऐसी चीज वो पढ़ा। जस्ट अ सेकंड गाइज, एक कॉल आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वापस। हम यही बात कर रहे थे, सैंट्रेस, फिंगरप्रिंट, पजल मटेरियल दिए हुए हैं। तो हाँ, तो गाइस ये क्या है कि इतनी सारी चीजों को यूज करके बेसिकली हम सेंस तरीके का क्रिएट करा रहे हैं, यानी कि छू छू के पढ़ना ना। तो इसलिए ये कौन सी अप्रोच होगी? मल्टी सेंसरी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इन चीजों को छू करके एक नई हमको अप्रोच मिलेगी। अब गाइस मल्टी कल्चरल अप्रोच बेसिकली क्या होती है? देखो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है क्या, सिंपल सी बात है, आप कल्चर की बात कर सकते हो, है ना। यानी कि किसी स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एक क्लास में पढ़ा रहे हो जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से, बैकग्राउंड से लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो क्या होगा कि मल्टीकल्चरल अप्रोच वहीं पे क्रिएट हो जाएगी। ऑब्जर्वेशनल अप्रोच तो ये होगा कि किसी भी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बेसिस में उसकी पढ़ाई कर रहे हो, इस तरीके से। और इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होगी गाइस? तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या होता है ना गाइस, बेसिकली ये होती है कि करिकुलम जो होता है हमारा, उसको क्या करना, आपस में इंटीग्रेट करना, आप ऐसे कह सकते हो। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ना, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो मैथ्स में कोई चीज आपने ऐसी पढ़ी जो साइंस रिलेटेड है, या फिर साइंस में कोई ऐसी चीज आपने पढ़ी जो मैथ्स रिलेटेड है, या फिर आपने इंग्लिश में कुछ ऐसा पढ़ लिया जो आपको हिंदी में भी काम आ जा रहा है ना। कुछ मतलब एक आप बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं तो कुछ जो आपस में रिलेट कर जाते हैं। आप ज्योग्राफी में कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जो आपको साइंस में भी यूज हो रहा है। तो इस तरीके की अप्रोच को हम इंटीग्रेटेड अप्रोच करते हैं, आपस में सब्जेक्ट को कनेक्ट कराना। ठीक है। तो ये हो गया। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला हुआ है कि डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने का क्या मतलब हुआ? कि रिलाय करना ऑन प्रीकंसीव नोशन पे इन लिeu ऑफ ऑब्जर्वेशनल एविडेंस। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप जो पहले से नोशंस है बने हुए हैं उन्हीं आइडियाज को फॉलो करो, या एक्सेप्ट करो विदाउट अ प्रूफ या टेस्ट, टू टेक स्टैंड इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस, टू सिंपली एक्सेप्ट अदर बिलीफ। तो गाइस देखो ऐसा है, पहला ऑप्शन तो गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं कि पहले से जो मान्यता चलते आ रही है, जैसे एक बात थी ना, पहले बोलते थे कि अर्थ क्या है, फ्लैट है ना, ऐसे करके भी बहुत पुराने टाइम पे ऐसी बात चलती थी। बट धीरे धीरे करके लोगों को जब क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशनल एक्सपीरियंसेस आने लगे, कैलकुलेशंस होने लगी, तो पता लगा कि नहीं, अर्थ तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो चेंज होनी चाहिए विद टाइम और विद ऑब्जर्वेशंस। अब बोला हुआ है टू एक्सेप्ट विदाउट अ प्रूफ टेस्ट। तो गाइस ये भी गलत है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो विदाउट किसी प्रूफ या टेस्ट के, तो वो भी गलत ही है। तो ये तो साइंटिफिक एटीट्यूड पहली बात है ही नहीं ना। तो ये है। उसके बाद है टू टेक स्टैंड इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस, यानी कि आपको कोई नया एविडेंस मिला तो उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए ना। कि सपोज आपने एक थ्योरी पढ़ी थी, जैसे मैं अगर बात उसकी कर लूं एटॉमिक मॉडल की, आप उसी को ले लो। तो एटॉमिक एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले कौन आए? जे जे थॉमसन। उन्होंने अपना वो क्रिसमस पडिंग मॉडल बताया। फिर उसके बाद कौन आए? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने फिर अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉल के साथ, तो उनके अलग वो कंक्लूजन आए। उसके बाद कौन आए? नील्स बोर। उन्होंने फिर टू एन स्क्वायर और ऑर्बिटल थ्योरी, वो सारी चीजें थी। तो देखो गाइस एक ही चीज थी, पर हम क्या रहे थे एटॉमिक मॉडल पर, वो होके गुजरा तीन अलग अलग साइंटिस्टों से, तब जाके अलग अलग चीजें निकल के आई। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया। और सिंपली एक्सेप्ट अदर बिलीव ये भी गलत हो गया, यानी कि ऐसी एक्सेप्ट कर लोगे अदर बिलीव, तो वो भी गलत है। तो ये है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस देखो, पता है सीडीपी के साथ सबसे अच्छी चीज यही है, ये सब्जेक्ट इसीलिए इतना अच्छा भी लगता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने कोई चीज नहीं भी पढ़ी ना, तो भी आप बेसिक लॉजिक से आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो ये वाली बात है। आफ्टर टीचिंग अ लेसन अ टीचर फाउंड फ्यू स्टूडेंट कमिट मिस्टेक्स। अच्छा, एक चैप्टर पढ़ाने के बाद टीचर ने देखा कुछ बच्चे हैं कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो व्हाट शुड ही या शुड करना क्या चाहिए? उनको पनिश कर दें, इग्नोर करें, रेमेडियल मेजर दें, कंप्लेंट करें पेरेंट्स से? तो गाइस देखो, अब यही यही सीडीपी का फायदा है। यहाँ पे जितने भी नेगेटिव आंसर्स होंगे ना, आप सबको काट देना। देखो यही है गाइस।
पनिश करना, नेगेटिव साउंड कर रहा है, काट दो। इग्नोर करना, नेगेटिव साउंड कर रहा है, काट दो। गिव रेमिडियल मेजर, यानी कि उनको वो रेमिडियल टेक्निक्स दे, यानी कि जो जो उन्होंने गलती की उनको समझाएं कि वहां पे उन्होंने क्या क्या गलतियां की। बिल्कुल सही हो गया, पॉजिटिव है, साउंड ही पॉजिटिव कर रहा है। कंप्लीट करे पेरेंट्स को, बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से भी आप आराम से आंसर कर सकते हो। मूव करते हैं आगे। यहाँ बोला हुआ है, a cricketer improves his bowling skills is not expected to transfer this skill to improve his batting skills। अच्छा, किसी क्रिकेटर ने बॉलिंग स्किल्स किसी में बहुत अच्छी है, पर उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि वो उसको ट्रांसफर कर पाए अपनी बैटिंग स्किल्स में। तो ये किसका एग्जांपल है? नेगेटिव ट्रांसफर का जीरो। तो गाइस एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसके बारे में आप रीड कर सकते हो। ये है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में। अब बेसिकली इसके अंदर क्या होता है ना गाइस, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब सिंपल ये है कि सपोज आपने कोई एक चीज सीखी, ठीक है, उस चीज को जो आपने सीखा उस स्किल को यूज करके अगर आप एक और कोई स्किल सीख पाओ, इसी को ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। अब गाइस देखो ये किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे जीरो ट्रांसफर भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, तीनों तरह की चीजें होती है। मैं तीनों के एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉजिटिव ट्रांसफर की, है ना, पॉजिटिव ट्रांसफर में हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे सपोज ना मैंने साइकिल चलाना सीखा, है ना, मैंने स्टार्ट किया साइकिल सीखी, मैंने बाईसाइकिल सीख ली। तो बाईसाइकिल सीख करके क्या आ गया, मुझे हैंडल हैंडल सब संभालना आ गया। अब एक दिन फिर मैंने सोचा स्कूटर सीखता हूँ अब, ठीक है। तो जब मैं स्कूटर सीखने गया तो आपने एक चीज नोटिस की कि बाईसाइकिल से मेरे को हैंडल संभालना तो आ ही गया था ना, अब मुझे बस गियर और ब्रेक इन चीजों का ध्यान रखना है। तो जो बाईसाइकिल ने मुझे हेल्प की वो हैंडल संभालने में की। तो ये जो हैंडल का बैलेंस है ये मुझे स्कूटर में मिल गया ऑलरेडी। तो ये हो गया पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ स्किल, पुरानी चीज की स्किल्स जो मैंने सीखी वो यहाँ काम आ गई। नेगेटिव ट्रांसफर भी गाइस आप समझ लो, नेगेटिव ट्रांसफर में क्या हुआ ना, एक ऐसा हो गया गाइस, ये थोड़ी ऐसी चीज है कि आपने पहले जो सीखा था ना, जो पहले सीखा वही चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है कुछ नया सीखने में। तो गाइस देखो ये भी कितना इंटरेस्टिंग है, यहाँ कैसे बात हो रही है। जैसे अगर मैं बाईसाइकिल का एग्जांपल लूं, इसी एग्जांपल को यहाँ पे देखते हैं कैसे। बाईसाइकिल में आपको पता है कि दोनों में क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, एक आगे टायर का होता है, एक पीछे टायर का ब्रेक होता है। तो आप यूज करते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, आपने माइंड में सेट कर रखा है। पर जब आप स्कूटर सीखने गए, अब मैं वो स्कूटर्स की बात कर रहा हूँ जो थोड़े पहले, बजाज के वो वाले स्कूटर याद है ना आपको, जिसमें क्या होता है ब्रेक नीचे होता है। जैसे ये अगर स्कूटर है, ये गद्दी है ना स्कूटर की, ये ऐसे स्कूटर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 करके स्कूटर जाता था। फिर यहाँ पे ऐसे लाइट होती थी, ये हैंडल है, वो भी हैंडल है। अच्छा यहाँ पे टायर है, यहाँ पे टायर, वैसे मजाक मजाक में थोड़ा सही बन गया ये, है ना। और यहाँ पे क्या है, ब्रेक है। तो गाइस देखो ये वाले स्कूटर्स की बात करो। अब आपने सोचो पुरानी साइकिल, और यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे क्या होता है, क्लच होता है और यहाँ पे भी ब्रेक होता है, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो ना, आपको आदत पड़ी है साइकिल में तो आप इसको यूज कर रहे हो, तो यानी कि आप ब्रेकिंग के लिए किसको यूज कर रहे हो, क्लच को। तो आपने पहले सीखा जो था वो अब आपको प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि अब आपको कुछ ऐसा सीखना है जो पहले से अलग है। अब आपको ब्रेक यहाँ से दबाने हैं, क्लच यहाँ से दबाने हैं, और बाकी से भी यूज कर सकते हो। तो यही चीज नेगेटिव ट्रांसफर है। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। थोड़ा सा गाइस टाइम लग जाएगा किसी किसी क्वेश्चन में, बट अच्छा है, वो डिस्कस करके आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और जीरो ट्रांसफर क्या हुआ गाइस, जीरो ट्रांसफर मतलब हो गया आपने पहले जो भी सीखा ना वो अब आपके किसी काम भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हो गया, सपोज आप कार चलाने गए तो कार चलाने में आपको स्कूटी और बाइक का बैलेंस काम इतना नहीं आ रहा है ना, आपको सब कुछ स्टार्टिंग से सीखना है। तो ये जीरो ट्रांसफर हो गया। और खास तौर पे इस एग्जांपल में ना गाइस, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, इसकी बॉलिंग स्किल्स अच्छी है पर वो बैटिंग में यूज थोड़ी हो रही है। तो ये किसका ऑप्शन यहाँ पे बी आ जाएगा। चलो मूव करते हैं आगे, अच्छा क्वेश्चन था काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विच केस बेस्ट रिप्रेजेंट इंक्लूसिव एजुकेशन को सबसे अच्छा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले पॉइंट में बोला गया है रितिका मोटिवेट्स द पेरेंट्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड टू एडमिट हिम इन सोशली स्कूल स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर देम। तो रितिका को टीचर है, उन्होंने पेरेंट्स को जाके ये बोला कि क्या कहते हैं, जो हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड हैं जिनको मतलब सुनाई नहीं दे रहा, उनके लिए आप उनके स्पेशल स्कूल्स में उनको वहां पे उनके लिए स्पेशल स्कूल्स आप कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, ऐसे करके कुछ राय दी, ठीक है। अंशु ने क्या करा, एक विजुअली इंपेयर्ड चाइल्ड है, गेट्स एडमिट। अंशु, अच्छा अंशु एक अपने आप में एक चाइल्ड है जो कि विजुअली इंपेयर्ड है, जिसको दिखाई देता है, और उसको अपने ड्रीम स्कूल में एडमिशन मिल गया। ड्रीम स्कूल यानी कि कुछ जो भी स्कूल उसने चाहा होगा। रेनू इज नेग्लेक्टिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड टीचिंग एज पर विश, यानी कि रेनू क्या कर रही है कि नेग्लेक्ट कर रही है जो चिल्ड्रन की नीड है ना, उन्होंने क्लास में देखा कि अच्छा बच्चों को ऐसा चाहिए पर वो नेग्लेक्ट कर रही है और अपनी मर्जी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे अथॉरिटेटिव लर्निंग कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, ऐसा कुछ हो रहा है। हरलीन वाइल टीचिंग टेक्स द विजुअल इंपेयर्ड किड्स टू डिफरेंट रूम्स फॉर द फैसिलिटेशन। तो हरलीन ने क्या करा, जो विजुअली इंपेयर्ड किड्स है उनको एक अलग रूम में ले गए, सो दैट वहां से पे वो अच्छे से पढ़ पाए, एक अलग रूम में ले गए उनको, है ना, मेन क्लास से हटा करके। तो गाइस देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन पर्पस पता है क्या था, इसका सबसे मेन गोल अगर मैं आपको बताऊं इसका गोल क्या है। इसका गोल ये है कि जैसे क्लासरूम मैंने बना रखा है ना, तो इसके अंदर ना जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब ये चाहे कैसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं,
ठीक है, इंस्टेड ऑफ कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो, वैसे कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि सबको एक साथ बिठाओ, ताकि जो विजुअली इंपेयर्ड चाइल्ड है उसको ऐसा ना लगे कि यार मेरे अंदर कोई कमी है या कुछ, मतलब समझ रहे हो आप, वैसे तो हमें पता है कि उनके अंदर एक प्रॉब्लम है, बट उनको ये हम शो नहीं करेंगे ना, सो दैट कि वो डिसएडवांटेज्ड फील ना हो, है ना, उन्हें भी लगे कि हमको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो इस इक्वालिटी के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का सिस्टम आया था। तो अब इन सारे एग्जाम्पल में आपको वो वाला सबसे सही रिप्रेजेंट करेगा जहां पे क्या होगा, सब बच्चों को एक साथ ही पढ़ाया जा रहा होगा। तो देख लेते हैं यहाँ कहाँ पे क्या हो रहा था। हेयरिंग पे जाए, ठीक है, अंशु लाइफ पे। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या है ना, ऑप्शन बी में जो अंशु था, ये जो अंशु है विजुअली इंपेयर्ड चाइल्ड था ना, बट उसको एडमिशन मिल गया अपने ड्रीम स्कूल में। तो इसका मतलब अपनी नीड्स के जैसे, अब वो अलग बात है कि उसको कैसा स्कूल चाहिए था क्या नहीं चाहिए था, बट अपनी नीड्स के हिसाब से जो चाहते थे वो स्कूल मिल गया, तो थोड़ा इंक्लूसिव एजुकेशन में आ गया, क्योंकि स्टूडेंट को अच्छा फील हो रहा है। तो जहां स्टूडेंट को अच्छा फील हो गया वही आंसर है। बट और बाकी एग्जाम्पल में आप देख भी सकते हो, सब में अलग अलग गलत सा कुछ हो रहा है ना, इंक्लूसिव जैसा नहीं हो रहा, अलग किया जा रहा है बच्चों को अलग से, है ना। तो यही है यहाँ पे आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है डिफिकल्टी इन राइटिंग, यानी कि किसी को लिखने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो उस डिफिकल्टी को कौन से उसमें हम कैटेगराइज करते हैं, सब डिजीज के नेम हो गए एक तरीके से, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसग्राफिया, है ना। डिसग्राफिया जो होता है वो राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। ठीक है, राइटिंग रिलेटेड कैसा प्रॉब्लम, जैसे सपोज गाइज कोई किसी को लिखना है अपना नाम, तो वो कैपिटल लेटर ऐसे लिख दे रहा है, APHISHE, ऐसे करके, कुछ भी मतलब है ना, कभी छोटे कभी बड़े लेटर, फिर है ना, या फिर उसको अच्छे से कर्सिव मतलब तरीके से बना नहीं पा रहे हैं इस तरीके से, है ना। तो वो सब आ जाता है डिसग्राफिया में। उसके बाद गाइस बात करेंगे डिसकैल्कुलिया, ये क्या प्रॉब्लम है, ये बेसिकली गाइस सीधा सीधा प्रॉब्लम किसकी है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, कैलकुलिया आ गया, कैलकुलस आप ऐसे भी याद कर लेना। तो जिसको भी मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मैथ्स नहीं समझ आती, या कोई ऐसे स्टूडेंट, मतलब सिंपली नॉर्मली ऐसा नहीं आप समझना है किसी को 2 बार पढ़ा समझ नहीं आई, वो वाली बात नहीं कह रहा मैं। किसी को एक्चुअल में डिसऑर्डर है, कितना भी आप समझा लो फिर भी वो स्पीड टाइम इन चीजों को रिलेट ना कर पाए, वो सब चीजें आपकी डिसकैल्कुलिया में आ गई। डिसलेक्सिया क्या हो गया गाइस, ये है रिलेटेड टू रीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, रीड ना कर पाना, कोई स्टूडेंट किस सेंटेंस को अच्छे से नहीं रीड कर पा रहा, कोई प्रॉब्लम है तो वो। अफेजिया क्या हो गया गाइस, बेसिकली ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट पार्ट। तो जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट हेमिस्फेयर है ब्रेन का, अगर वो किसी भी तरीके से एक्सीडेंट में या किसी भी चीज में उसमें कोई इफेक्ट आ जाता है, और उसकी वजह से जो फिर उस लाइफ में प्रॉब्लम आने लग जाती है, लेफ्ट ब्रेन में इफेक्ट आने की वजह से लैंग्वेज में बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है वो अफेजिया में आती है। ये है। अब गाइज यहाँ पे क्वेश्चन है, जो तारे जमीन पर थी ना, तारे जमीन पर देखो इन्हें, क्या मस्त मूवी है ना। तो तारे जमीन पर मूवी में गाइस जो वो ईशान अवस्थी है ना, आपको बस ये ट्राई करके बताना है एक बार, वैसे आपको सबको पता होगा, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, आपको बस ये बताना है कि उसको कौन सी प्रॉब्लम थी एक्चुअल में, है ना। तो इनमें से थी या कौन सी थी, तो आप बताना। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, टीचर्स आर असाइनिंग वर्क दैट चिल्ड्रंस कांट डू ऑन देयर ओन। अच्छा, टीचर कुछ काम दे रहे हैं जो कि बच्चे खुद से अपने आप से नहीं कर पा रहे, बट विच दे कैन डू विद असिस्टेंस, मतलब असिस्टेंस अगर उनको मिले तो, अरे असिस्टेंस उनको मिले तो वो कर पाएंगे, एज पर वाइगॉट्स की थ्योरी। द टीचर इज टर्म्ड एज, तो उस टीचर को क्या बोलेंगे हम। काफी अच्छा क्वेश्चन है guys, काफी अच्छा है, क्योंकि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें पूछा क्या जा रहा है। पहले तो वाइगॉट्स की पहले तो थ्योरी क्या थी, तो वाइगॉट्स की आपको पता होनी चाहिए guys, ये थी थ्योरी इनकी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में वाइगॉट्स्की की थ्योरी थी। तो थोड़ा इसको लर्न करने के लिए वी का मतलब आप समझ लेना है ना, मैंने इसको थोड़ा ऐसे भी एक माइंड में सेट कर रखा है, जब भी वी आ जाता है ना समझ जाओ कि ये एक डंडा इससे मिलना चाह रहा है, तो ये क्या हो रहे हैं, सोशल हो रहे हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे इनकी थ्योरी थी। बेसिकली होता क्या था, थोड़ा ड्रॉप कर देते हैं इसको, फिर बात करते हैं इस पे ना। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में होता क्या था कि लोग सोशली मतलब चीजें सीखे, ये वाइगॉट्स्की का अप्रोच था, है ना। तो आपस में मिले, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, कल्चर एक्सचेंज होगा, तो ये सारी चीजें होंगी। तो अब यहाँ पे बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो रहा है कि टीचर ने कोई काम दिया और वो बच्चा खुद से नहीं सीख पा रहा, दूसरे की मदद से सीख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, टीचर की बात हो रही है, उसको फैसिलिटेटर बोलोगे, स्काफोल्डिंग बोलोगे, मोर नॉलेजेबल अदर बोलोगे, एक्सपीरियंस्ड बोलोगे। तो गाइस देखो यहाँ पे ना आपको समझना पड़ेगा कि ये यहाँ पे पहले तो आंसर गाइस बताया था, ऑप्शन सी है मोर नॉलेजेबल अदर, क्योंकि इन्होंने क्या करा था ना, वाइगॉट्स्की की थ्योरी में कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स है जिसको आप थ्योरी से ही समझ सकते हो आप जब थ्योरी पढ़ोगे। तो वहां एक आता है एमकेओ करके, एक वहां आता है जेडपीडी करके, एक वहां आता है स्कैफोल्डिंग करके। तो अब आपको मैं जल्दी से इनका डिफरेंस बता देता हूँ सो दैट आप समझ जाओ। इसके फोल्डिंग का गाइस पहले तो जेडपीडी समझो। जेडपीडी क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक स्टूडेंट का अभी करंट पोटेंशियल है,
ठीक है, करंट पोटेंशियल यानी कि जो भी उसके अंदर अभी क्षमता है। और एक है जो वो रिक्वायर्ड पोटेंशियल पे उसको पहुंचना है, यानी कि जो उसे सीखना है। तो होता क्या है कि आपके इस करंट से लेके जो रिक्वायर्ड तक है, इसके बीच आ रहा है गैप, है ना। ये गैप ही तो है जिसकी वजह से, जैसे अभी आप, मेरे को साइकिल आती है पर बाइक नहीं आ रही, तो मेरा रिक्वायर्ड बाइक है, करंट पोटेंशियल ये है, तो मेरे को कैसे मैं साइकिल से बाइक पहुंचूं, उसको मुझे सिखाने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट लगेगा। तो जो पहले तो जो गैप होता है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बेसिकली हम गाइस स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, स्कैफोल्डिंग आप ऐसे समझ लो, उसी गैप को फुलफिल करने को इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, प्रोसेस को। और एमक्यू बेसिकली वो पर्सन है, ये एक्चुअल में वो पर्सन है जो कि मुझे हेल्प कर रहा होगा इस गैप को फुलफिल करने में। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलरली कौन हो गया, टीचर हो गया। तो है ना, और इसका फुल फॉर्म आपको पता है ना, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जिनको वो स्किल्स आती है। तो यही है गाइस यहाँ पे सिंपल, इसलिए एम के हो जाएगा, फैसिलिटेटर नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा था ये। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एजर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया, आपको पता होगा एजर्शन रीजन में क्या रहता है। इनमें चार ऑप्शंस रहते हैं आपके, एजर्शन ट्रू है कि रीजन ट्रू है कि कौन सा ट्रू है, या दोनों ट्रू है, या रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, इस तरीके से रहता है। एजर्शन इज द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स। ये बोल रहे हैं कि हायर एजुकेशन का ये पर्पस है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो बच्चों में। तो गाइस ये बिल्कुल सही बात है ना, पहले तो ये समझ लो कि एजर्शन इज ट्रू। रीजन बोल रहे हैं दीज एबिलिटीज एंश्योर जॉब प्लेसमेंट्स, तो मतलब इन एबिलिटीज से आपको जॉब भी लगती है। तो कहीं ना कहीं गाइस बात ये भी ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप देखो गाइस, क्या है, स्कूल एजुकेशन तक तो ठीक है, चीजें आप सभी कर रहे हैं वो तो है। पर हायर एजुकेशन में आप जो चीजें सीखते हो वो बहुत अलग होती हैं, और वो आपको बेसिकली लाइफ में भी बहुत हेल्प करने वाली होती है। स्कूल की चीजें स्कूल तक सीमित होती है, तब हम लाइफ पे ज्यादा वो नहीं इतना फोकस हो रहे होते। हायर एजुकेशन की चीजों को लेकर के हम काफी ज्यादा लाइफ, आपने देखा होगा ना, सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, तो वहां पे हम थोड़ा डेवलप होते हैं, और ये है डिसीजन मेकिंग पावर आती है। तो इस वजह से ये भी ठीक है कि हाँ वो तो ठीक है गाइस। तो अब जॉब प्लेसमेंट की बात करो तो ये भी सही है, क्योंकि गाइस मार्केट में आपके पास एक स्पेसिफिक अगर स्किल्स होगी, जैसे अगर आपने बीएड किया तो बैचलर इन एजुकेशन जो आपने किया है, ये करके क्या हुआ, आपको एक स्किल मिल गई कि आप टीच कर सकते हो, है ना। तो ये है। बट बात यहाँ पे गाइस ये आ जाएगी कि चार ऑप्शन में से ना एक ऑप्शन ऐसा होगा जहां लिखा होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो गाइस देखो इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हायर एजुकेशन का पर्पस ये सब है, ठीक है, पर इसका रीजन क्या ये है कि जॉब प्लेसमेंट लगेगी ही लगेगी। तो गाइज नहीं, देखो ये तो पर्पस है हायर एजुकेशन का, बट हायर एजुकेशन का कोई मेन गोल जॉब रिलेटेड होता ही नहीं है, पहली बात तो, है ना। हायर एजुकेशन का मेन, अगर आप जाओगे बेसिक्स में जाके देखोगे, वो तो हमने अब ऐसा बना दिया है ना कि इसको पढ़ के ये नौकरी लग जाए, वो लग जाए, सब ये सब ऐसा कुछ नहीं है। मेन ये है कि बस हम हायर स्टडीज इसलिए कर रहे हैं कि सो दैट हम लाइफ में अच्छा कर पाए, ये है गोल, है ना। तो आइडियल्स के हिसाब से हमको आंसर करना है, और यही है, इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, जॉब प्लेसमेंट वाली बात। तो ठीक है, मूव करते हैं, होप ये समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है अ स्टूडेंट वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट रैंक इन क्लास, ठीक है, स्टूडेंट ने बहुत मेहनत कर रहे हैं, फर्स्ट रैंक आनी चाहिए क्लास में उसके लिए। द टाइप ऑफ मोटिवेशन, किस तरह का मोटिवेशन है इस हार्ड वर्क के पीछे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक जीरो, या तो गाइस जीरो तो है नहीं, पहली बात है ना कुछ मोटिवेशन तो है, नन भी नहीं है, इन दोनों में से ही है। अब बस गाइस यहाँ पे आपको फर्क समझना है, इंट्रिंसिक हो गया जो कि आपके इनवर्ड से आ रहा है, मतलब ठीक है ना, आपके अंदर से जो मोटिवेशन आपको मिलता है। एक्सट्रिंसिक कहीं ना कहीं हो गया जो आपको आउटवर्ड एजेंट से मिलता है। जैसे इनवर्ट्स की बात करें, पहले तो इनवर्ट्स में क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट होना। ये इंटरेस्ट जो एक चीज अंदर से आती है ना, इंटरेस्ट ऐसा थोड़ी कोई बाहर से बोलता है कि अरे इंटरेस्टेड हो जाओ टीचर में, ऐसा कुछ नहीं। अंदर से आपको लगता है कि हाँ मुझे ये करना है, तो वाली बात है। इंटरेस्ट हो जाए, फिर उसके बाद आपको पैशन टाइप की सारी जो चीजें हैं, और फिर आप इंजॉय करो उस चीज को, है ना। तो गाइस इस तरीके से था, एक कोट भी आता है ना इस तरीके से कि क्या कहते हैं, या तो उस काम को एंजॉय करने लग जाओ, या एंजॉय करते हुए वो काम करने लग जाओ, एक कुछ ऐसा कोट है ना, अभी याद नहीं आ रहा ढंग से। लव द वर्क यू आर डूइंग, कुछ ऐसे करके है गाइस, देखते हैं याद आ जाता है तो याद ही नहीं आता। उसके बाद आउटवर्ड, आउटवर्ड एजेंट्स कौन से हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में फर्स्ट आना, ये इस तरीके की चीजें हो गई। या फिर टीचर्स के लिए, मतलब पेरेंट्स को दिखाने के लिए पढ़ना कि हाँ मैं ये अच्छा पढ़ूंगा तो मुझे ये दिला देना, ऐसे ऐसे करके पेरेंट्स के सामने कुछ गोल सेट कर देना, है ना। तो जो भी आउटवर्ड चीजें हैं वो सारी आ जाएगी एक्सट्रिंसिक में, और यही है, यही मेन है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन का कहीं ना कहीं पावर बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सट्रिंसिक, है ना। तो ये तो हमें ऑब्वियसली लॉजिकल रीजन से भी पता चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा एक्सट्रिंसिक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ, अच्छा यही लास्ट क्वेश्चन था गाइस। तो यहीं पे ठीक है गाइस, एंड करते हैं सेशन को। तो आई होप आप भी इसको अच्छे से कर पाए होंगे, कहीं कहीं पे एक्सप्लेनेशन गाइस थोड़ा बड़ा हो गया होगा, तो उसके लिए सॉरी, वो हो गया, बट कोई नहीं।
ठीक है, जितना डिस्कस करेंगे उतना अच्छा और माइंड में सेट होता जाएगा। बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।